स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की वर्कशीट नंबर 17 में हम एकदम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो टॉपिक है जिसके बारे में आपने कभी भी पिछली किसी क्लास में नहीं पढ़ा। आप पहली बार 10th में इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान टॉपिक है कि बच्चे इसमें बहुत मार्क्स स्कोर करते हैं। 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर हो जाता है। आज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और इसका मीनिंग बताएंगे। उसके बाद हम एन टर्म का फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद हम एन सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला लेंगे। इसी पर ये सारा टॉपिक हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपके पास ये एक चीज़ है, कंप्लीट द पैटर्न। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अब आजकल हम लोग फर्स्ट क्लास में भी देते हैं। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 5 6 7 8। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो 100 80 60। आप देख रहे हो 20 20 20 लेस होता जा रहा है। तो आगे आने वाली टर्म्स क्या होंगी, 40 20 10। 20 के बाद देखो जब इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो आएगा 0, और फिर जब 0 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा -20। तो ये सारी टर्म्स हो गई। इसके बाद 6 6 6 6 6। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें 0 0 0 ऐड होता जा रहा है। तो अब इस पे बेस्ड हम इस पैटर्न को करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए टर्म के अंदर जो ए पैटर्न है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म है 1, और डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो साथ की जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें जो डिफरेंस है वो 1 है, 2 - 1, और इसकी लास्ट टर्म है 8। इसी तरह जब सेकंड टर्म देखते हो, इसकी फर्स्ट टर्म है 8 100, उसके बाद डिफरेंस है -20 का। हम इसमें बेटे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा -20, और इसकी लास्ट टर्म आई है -20। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 6, और डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, 0, और लास्ट टर्म भी इसकी है 6। ये वही चीज़ है जो हमने किया था 5 6 7। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समानांतर श्रेणी बोलते हैं, एपी को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, और शॉर्ट फॉर्म में एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, जैसे यहाँ पर अंतर हमने निकाला था 2 - 1, तो हमने निकाला था 1, और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000। किसी इंसान की सैलरी 12,000 से शुरू हो रही है, इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली, और हर साल 500 रुपये बढ़ रही है। तो आप आगे 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 निकालिए। तो अगर 12,000 पहली बार है तो अगली बार उसमें 500 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 12,500। पहले उसका था 12,000, उसके बाद 500 बढ़ गया 12,500, फिर 500 बढ़ गया तो आ गया 13,000। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये 500 500 बढ़ता जाएगा, जिसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम में यहाँ लिख रखा है। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये है, वार्षिक 500 रुपये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बनेगी। आगे देखिए, विड्रॉइंग ₹200 मंथली फ्रॉम अ बैंक, 500 बैलेंस एट द स्टार्टिंग। शुरू में 5,000 रुपये थे बैलेंस में शुरू में, और हर महीने 200 रुपये निकाला जा रहा है। तो आगे आने वाली टर्म्स करो, तो 5,000 में से 200 रुपये गए, 4,800, फिर 200 माइनस करें अगले महीने, 200 और निकाले, 4,600, फिर 200 और निकाले। इस तरीके से हमारी निकलती जा रही है। तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे +500 हो रहा है हर टर्म्स में, और सेकंड में आप देख रहे हो -200 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऐड हो रहा है और यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट माइनस हो रहा है। तो अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाली टर्म में, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, बस पहली चीज़ को छोड़ दीजिए। जैसे पहला टर्म आपका हो गया ए, फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो हमने अभी डिस्कस करा कि इसके अंदर क्या था, 12,500 रुपये था, इसमें 500 रुपये जोड़ा गया तो 12,500 हो गया। ठीक है। फिर 500 रुपये जोड़ा गया, 13,000 हो गया। तो पहली टर्म जो होती है उसको हम लिख देते हैं ए, ये रही ए। इसमें एक फ़िक्स टर्म हमने डी जोड़ दी, तो ए + डी। फिर इसमें एक और डी जोड़ दी, तो जब हम इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो डी + डी क्या हो जाएगा, ए + 2d। फिर जब इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो 2d और d ऐड हो जाएगा, बन जाएगा a + 3d। इस तरह इसकी टर्म्स चलती हैं।
तो आप देखते हो पहली टर्म होती है ए, पहला पद ये होता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, एक एक डी बढ़ता जा रहा है। डी वो कॉमन टर्म है, एक निश्चित संख्या है जिसे हम जोड़ रहे हैं। प्रथम पद में डी नहीं होता, बाकी सब में एक एक डी जुड़ता जाता है, और उसकी आखिरी जो nth टर्म है उसको हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसकी लास्ट टर्म है। ये सब बच्चों को इसको याद कर लेना है कि एपी की टर्म्स किस तरीके से लिखी जाती हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए, इसे आप याद कर लें, याद करें इसको, ये टर्म्स आपको लिखनी आनी चाहिए एपी की टर्म्स। तो हमने पढ़ा कि एपी वो होता है जिसमें एक पहली टर्म जो होती है उसको ए लिखा जाता है, उसके बाद प्लेस ऑफ द टर्म या nth टर्म को हम ए एन से दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेस पे जो संख्या होगी उसको हम A1 लिखेंगे, दूसरे प्लेस पे A2, A3, ऐसे nth प्लेस पे AN। और कॉमन डिफरेंस इसके अंदर वो होता है जहाँ पर हम AN में से AN माइनस 1 करते हैं, AN माइनस AN माइनस 1, इसे हम कहते हैं D, कॉमन डिफरेंस। एक फिक्स नंबर उसमें घटाया जाता है। प्रथम पद A है, पद का स्थान AN से दिखाया जाता है, और निश्चित संख्या जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं उसे हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, वो होता है D। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाइए इसको, जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रथम पद और सार्व अंतर द्वारा हमें समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। समानांतर श्रेणी यानी AP के हमें सारे टर्म्स लिखने हैं। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस है 3। तो पहली टर्म आप A4 लिख दोगे। द्वितीय पद में हम क्या करते हैं, A2 में, A2 यानी द्वितीय पद होता है आपका A प्लस डी, ये जो मैंने अभी आपको याद करने के बोला था कि पहली टर्म A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2d, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d लिखा। अब A के अंदर यानी 4 के अंदर -3 जोड़ा, तो 4 में अगर हम -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है, ये 1 आ गया। अगली बार में फिर -3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 और -3 को हल करते हैं तो क्या आता है, -2, ये -2 आ गया। फिर इसमें -3 जोड़ोगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, -5। तो इस तरीके से आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको पेपर में जब सॉल्व करके दिखाना है, कॉपी में जब करना है, तो आप कैसे करोगे, आप इसको इस तरीके से दिखाओगे कि आप पहले ये लिख दोगे A, फिर आप लिख दोगे A प्लस डी, फिर लिख दोगे A प्लस 2d, फिर लिख दोगे A प्लस 3d, और बस इसमें वैल्यूज़ डालते जाइए। A प्लस डी की वैल्यू होगी 4 प्लस -3, सॉल्व किया 1 आया, फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, पहले 2 -3 को हल करोगे जो कि आएगा -6, 4 -6 हुआ -2, 4 -9 हुआ -5। इस तरीके से आपका हल हो गया। तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो और सॉल्व करके ऐसे भी दिखा सकते हो। इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू √2 और D इक्वल टू √2। तो पहली जब आपकी संख्या होगी A इक्वल टू √2, तो फर्स्ट आपकी क्या आ जाएगी, √2। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। तो √2 में जब एक और √2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, दो एक जैसी संख्या आपस में जुड़ जाती है, 2√2 आ जाता है, 2√2। जब इसमें एक और √2 जोड़ा जाएगा तो √2 एक और जुड़ गई है, यानी कि यहाँ पर ये 1√2 हुआ, तो ये जुड़ के आ गया 3√2। हम जोड़ने में समान पदों को जोड़ सकते हैं। ये इरेशनल संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, उसमें ये जुड़ती चली जाती है, और ये 3√2 आ गया, 4√2 आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी संख्या होती, कोई संख्या इस तरीके से होती कि √2 प्लस √3 और बोलते इसको जोड़ दो, तो दोनों अपरिमेय संख्या है लेकिन एक जैसी नहीं है, यहाँ पर ये जुड़ नहीं सकती थी, ठीक है। √2 में √2 जुड़ सकती है, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। लेकिन √2 में √3, √5 है कुछ अलग असमान पद, डिफरेंट, जो दिखने में एक जैसी ना हो, अनलाइक टर्म्स, उनको नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ समझ आ गई। इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम में वर्कशीट है बेटे, ये इंग्लिश मीडियम में है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, राइट, येस और नो। तो जैसे आपके पास पहली संख्या है 2, 4, 8, 16, आपको चेक करना है क्या ये AP है। अब आप देखो कि आपने 4 में से पहली टर्म तो 2 हो गई, फिर 4 में से 2 माइनस करो, ये 4 और 2 है, तो क्या आया, 4 में से 2 माइनस किया, 2 आया। फिर अगली बार 8 में से 4 माइनस करो, तो क्या आया, 4 आया। तो क्या दोनों एक जैसी चीज़ आ रही है, एक कॉमन डिफरेंस D, सार्वंतर आ रहा है, नहीं आ रहा। AP में तो एक सार्वंतर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, नो। आप यहाँ पे डिफरेंस करके दिखाओगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बिकॉज D इज़ नॉट फिक्स्ड, इसका रीज़न ये आएगा।
सेकेंड पार्ट देखिए कि इसके अंदर क्या ये ए पी है। फर्स्ट टर्म आपकी है 0, पहली टर्म हो गई 0, ठीक है। दूसरी टर्म हो गई -4 -0, तो ये आ गया सॉल्व करके -4। फिर हुआ -8, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते -4। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस 2 ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस हो जाता है आपका, ये ऐसे बच जाता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई। अब एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, तो आप माइनस करोगे 4 और निशान आएगा इसका, क्योंकि 8 बड़ा है तो -4 आ गया। तो ये अभी सेम चल रहा है। अगली चीज़ और चेक कर लेते हैं, 12 - 8, तो -12 -8। यहाँ पर भी जब इसको हल करोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या हम इसको घटाएंगे तो आएगा 4 और निशान इसका, क्योंकि ये बड़ा है। तो आप देख रहे हो सब जगह -4 आ रहा है, इधर भी -4 इधर भी -4। तो यहाँ पे डी यानी सार्व अंतर एक जैसा है, तो हम बोलेंगे येस दिस इज़ अ AP। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर था नो, और बी पार्ट जो है उसका आंसर है येस। तो आप ये सॉल्व करके देखते हो, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है A 2A 3A। यहाँ पर आप देख रहे हो सब में ए बढ़ता जा रहा है, ए में ए ऐड किया, ए ऐड किया, ए ऐड किया, या आप इसको ऐसे कर लो 2A - A क्या हुआ A, 3A में से A गया, 3A में से 2A गया, तो क्या बचा A, 4A में से 3A गया, 4A - 3A तो आया A। तो हर बार इसमें A ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपकी क्या हुई, ये भी एक AP हुई, यानी समानांतर श्रेणी हुई। तो इसमें हम करते क्या हैं बच्चों, हम हर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं। 4 में से 2 घटाया, 8 में से 4 घटाया, -4 में से 0 घटाया, -8 में से 4, 2A में से A, 3A में से A। तो हम देखते हैं अगर एक जैसा D आता है किसी भी जगह, अगर एक D अलग आ गया, डिफरेंट आ गया, तो वो AP नहीं होगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इस AP के अंदर 34, 32 और 30 है। इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 34, तो हम A को लिख सकते हैं 34। और यहाँ पे D यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, 32 में से 34 घटाओगे, तो 32 में से 34 गए तो कितना बचा, 32 में से 34 गएंगे तो क्या बचेगा, 2 नहीं -2, ठीक है। इसी तरह यहाँ चेक करो, यहाँ पर भी सही हो रहा है, 30 में से 32 गए तो क्या आएगा, -2। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस आया -2। इस तरीके से आपको चेक करना है। 3 टर्म्स दिए तो 3 टर्म्स में आप ये करके दिखाओगे, पहले ये करके दिखाओगे, उसके बाद आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है। अगला AP देखते हैं। अगले AP में है -5 -1 3 एंड 7 इसके अंदर। तो यहाँ पर पहली टर्म क्या हो गई, -5। अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी D सार्वंतर निकालना है, तो दूसरी टर्म -1 में से -5 निकाली हमने, ठीक है। तो कितना आया, -1 + 5, ये माइनस माइनस जुड़ गया आपका, तो ये आ गया 4। उसके बाद अगला है -1 में से -5 निकाला, तब 3 में से -1, तो 3 -1, तो आ जाएगा 3 + 1, कितना आ गया, 4। फिर अगली टर्म क्या है हमारी, 7, 7 में से 3 जाएंगे, तो 7 - 3, ये होगा 7 - 3 = 4। तो सब में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, तो ये आपका 4 हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस कुछ अलग आता, कहीं पर 4 कहीं पे -4 आता, तो ये आपकी AP नहीं होती। पर ये बोल रहा है फॉर द गिवन AP, यानी ये AP ही है, कांस्टेंट डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके फिर इसको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म AP की होती है A या A1 जिसको आप लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म आपकी A1 जो कि A के बराबर ही होती है। दूसरी A2 आपकी होती है A + D, इसके बराबर होती है। तीसरी टर्म्स जो होती है वो होती है A + 2D, और जो चौथी टर्म होती है, फर्स्ट 4 टर्म्स बोलिए, वो होती है आपकी A + 3D। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करते जाएंगे, A की वैल्यू 10 डालेंगे और D की जगह हम 10 डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये वही चीज़ हिंदी मीडियम में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म आपकी A1 हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई 10, A + D यानी 10 +
10, वैल्यू पुट कर दी डी की, तो ये आ गया 20। फिर a प्लस 2d में a की जगह 10 लिखा, 2 इंटू 10, 2 लिख दिया और फिर d की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2 इंटू 10, तो आपका सॉल्व हो क्या आएगा 10 प्लस 20। आप इसको सॉल्व करोगे पहले ना, बॉडमस का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को करा जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ये पहले आता है एडिशन से पहले, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आ गया 30। a प्लस 3d में हो जाएगा 10 प्लस 3d का मतलब हुआ 3 इंटू 10। अब आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 प्लस 30, यह आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आपके आंसर आ गए, पहली टर्म आपकी आ गई 10, दूसरी टर्म आ गई आपकी 20, फिर आ गई 30, फिर 40, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हो ये आपकी एपी हो गई है। इसने फर्स्ट 4 टर्म्स बोला था, ऐसे ऐसे हम आगे निकाले 50 60। तो आप देख रहे हो इसको मेंटली भी कर पा रहे हैं, लेकिन राइटिंग में जब आए तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह ही करके दिखाओगे जैसे मैंने किया। अच्छा, इस जगह पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे 10 में 3 ऐड कर देते, 13 कर देते और फिर 10 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या आएगा 130 आ जाएगा ना। ये बिल्कुल गलत है, एंटायरली रॉन्ग है। तो हमारा आपको ये देखना है कि पहले इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया उसमें ये सॉल्व किया, बॉडमास का रूल फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू हाफ है, तो a की जगह 1 लिखा, d की जगह हाफ लिखा। अब इसको सॉल्व करने में बच्चों ये तुम्हारा, इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं, तो आप 1 बाय 1 को 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भिन्नों की जोड़ जिस प्रकार से की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब दोनों के नीचे हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। ये आ गया 3 बाई 2, ठीक है। तो इसका सॉल्व करके आपके पास आ गया 3/2। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में है a प्लस 2d यानी 1 प्लस 2 इंटू हाफ। अब पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। इसके बाद a प्लस 3d करेंगे, तो a की जगह हमें लिखना है, a की वैल्यू हमारी है 1, तो a की जगह लिख दिया 1, d की जगह हमने लिखा हाफ, तो ये आपका बन गया 1 प्लस 3 बाई 2। अब इसको फिर वैसे ही ऐड करना है जैसे ये ऐड किया था, 2 बाई 2 से करा था, तो ये आपका क्या बन गया था 2 बाई 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, जैसे ये करा था उसी तरीके से ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 और 3 ऊपर ऐड हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 5 बाई 2। ओके, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई थी a, फर्स्ट टर्म आपकी a होती है। सेकेंड टर्म a प्लस डी सॉल्व करके आई थी 3 बाई 2, तो दूसरी टर्म हो गई 3 बाई 2। फिर a प्लस 2d को पूरा सॉल्व करके आया था 2, तो 2। उसके बाद a प्लस 3d को सॉल्व करके 5 बाई 2। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दी AP की, ठीक है। यहाँ पे भिन्नों की जोड़ घटा आपको आनी चाहिए, जिसको भिन्नों की जोड़ घटा में प्रॉब्लम है वो यहाँ गड़बड़ कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, a की वैल्यू है -2, d की वैल्यू है 5, तो a की वैल्यू -2, ये फर्स्ट पद हो गया आपका। सेकेंड पद में a प्लस 2d, तो a की जगह -2 प्लस d की जगह 5। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे और निशान 5 का, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये आपका 3 आंसर आ गया। a प्लस 2d में -2 प्लस 2 इंटू 5। अब हम किससे पहले सॉल्व करेंगे, इससे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 5 क्या हुआ 10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। माइनस प्लस माइनस होता है, निशान 10 का, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पर -2 प्लस 3 इंटू 15, ये हो जाएगा -2 प्लस 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 15 3 ज़ा क्या होगा, यहाँ पर हमने वैल्यू क्या डाली है 3d, d की वैल्यू होगी 5, ये वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, 3 इंटू 5, तो ये तुम्हारा हो गया 15, 3 पंजे 15, 15 में से 2 गए, ये आ गया 13, ठीक है। तो हमारी टर्म्स क्या बनी, पहली टर्म हमारी बनी -2, ये फर्स्ट टर्म है, इधर लिखते हैं -2। दूसरी टर्म a प्लस डी सॉल्व करके आए 3, फिर a प्लस 2d को सॉल्व करके आया 8, फिर a प्लस 3d को सॉल्व करके आया 13। इस तरीके से आपसे सारी टर्म्स पूरी हो गई। तो इसमें बच्चों आप लोगों ने AP का मीनिंग समझा कि AP क्या होता है, वो जिसमें कांस्टेंट टर्म ऐड की जाती है। और AP के टर्म्स किस तरीके से लिखते हैं,
ए पी के टर्म्स हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1d। उसमें कांस्टेंट टर्म ही ऐड होनी चाहिए। अगर उसमें कांस्टेंट टर्म डी ऐड नहीं हो रही, कोई एक कांस्टेंट टर्म डी ऐड नहीं हो रही, तो वो ए पी नहीं है। तो आपको इस आज की वर्कशीट में बच्चों क्या समझ आया? आज की वर्कशीट में हम लोग ये बताया कि ए पी का मीनिंग क्या है। तो कहीं पर भी आपको ऐसे लगे चेक करने को हो, आपको चेक करना आना चाहिए आज की वर्कशीट करके कि क्या ये एपी है, चेक करना आना चाहिए। तो उसके अंदर आप हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे। डी कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। तो अगर डी सेम आ रहा है तो वो एपी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपने सीखी कि एपी की टर्म्स कैसे लिखते हैं। राइट द टर्म्स ऑफ एपी, टू राइट टर्म्स ऑफ एपी, है ना। दो चीज़ें हमने आज के उस वीडियो में सीखी है। इस काम को बेटे अपनी कॉपी में करो और इसकी पिक मैम को खींच के भेजो। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखो। आज की एक्सरसाइज में इतना ही रहेगा, टू राइट द टर्म्स ऑफ एपी। ये सीखो, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आने वाला है। ये अच्छे से सीख के रखोगे तो नेक्स्ट फार्मूला भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।